ग्रेविटेशन, जिससे पढ़कर खत्म हो जाएगा आपका सारा टेंशन। ग्रेविटेशन पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, इससे पढ़कर आपका नज़रिया बदल जाएगा। नज़रिया बदल जाएगा, लेकिन कैसे? फिजिक्स के किसी चैप्टर को पढ़कर नज़रिया कैसे बदल सकता है? तो सच में बदल सकता है। देखो, जब तक हम लोग 8th-9th में होते हैं तब तक हम लोग को लगता है कि ये मार्कर है, मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, ये नीचे जाएगा क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अपने ओर खींच रहा है। बिल्कुल, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के पास होता है? क्या मेरे पास नहीं है? आपके पास नहीं है? इस मार्कर के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? तो देखो, हर उस चीज़ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके पास मास होता है। जिसके पास मास होता है, मास, जिसके पास मास होता है उसके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब मेरे पास मास है तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस मार्कर के पास मास है तो इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपके पास मास है तो आपके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मेरे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जब मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये नीचे अर्थ की तरफ क्यों जाता है? ये मेरी ओर क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे पास भी तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? तो देखो, अर्थ का जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितना है पता है? अर्थ का जो मास है वो है 6 × 10⁻24 kg। इतना ज़्यादा मास है अर्थ का। और इसके मुकाबले मैं क्या हूँ? तो देखो, मेरा मास बहुत कम है, इसलिए ये जो मार्कर है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके पास ज़्यादा मास है। जिसके पास ज़्यादा मास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, कम मास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम। अब आपको समझ गया? जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या सन में ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है। क्या मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है। क्या जुपिटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है। क्या सैटर्न में ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है। जिसके पास मास है उन सब के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या इस बोर्ड के पास है? हाँ है। तो इस बोर्ड से फिर मैं ऐसे चिपक क्यों नहीं जाता? अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो देखो, हम लोग अर्थ है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो देखो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, सब लोग अर्थ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब लोग अर्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बोर्ड के पास भी तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं इसकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मास कम है। अरे भाई, इसका मास देखो, ये अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, और हम लोग का मास तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होगा जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। आई होप आपको ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है वो समझा होगा। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशन है वो 9th में CBSE बोर्ड में 9th में दिया है, और SSC मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में 10th में दिया है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, इसको दोनों लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों लोग इसको पढ़ सकते हो। बस वो अलग अलग दे दिया है क्लास में, लेकिन सेम ही दिया है, सेम ही दिया है। बस 10th में एक एक्स्ट्रा दिया है, केपलर्स लॉ, जिसके ऊपर यही 10-15 मिनट का काम है, वो हो जाएगा। लेकिन ये पूरा चैप्टर जो रहेगा वो 9th और 10th दोनों के लिए रहेगा, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ग्रेविटेशन के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ी और जानकारी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इकट्ठा करते हैं। सो देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर मैंने कुछ तो लिखा है, ठीक है। क्या क्या लिखा है ये सब? ये इतनी बड़ी जो डेफिनेशन दिख रही है, इसको देख के सबसे पहले तो डरना मत, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ नहीं है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह लगता है, पूरी यूनिवर्स में, चाहे से वो यहाँ पर मैं अर्थ पर रहूँ तो भी लगेगा, मून पर चले जाऊँ तो भी लगेगा, सन पर तो जा नहीं सकता, उसको जाने दो, ठीक है। लेकिन जुपिटर, मार्स, जहाँ पर चल जाऊँ वहाँ पर मेरे ऊपर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। और वो लगाएगा कौन? अब ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना। मैं खुद में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाऊंगा? ठीक है, अगर मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है तो मैं भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किसने दिया था? तो ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अब इट स्टेट्स दैट every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to product of their masses
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इतनी बड़ी सी लाइन क्या लिखी है, हमको इतना तो समझ आ गया है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मासेस, स्क्वायर, डिस्टेंस, ये सब क्या है इसके ऊपर आएंगे। इसका जब फॉर्मूला हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये वाला हम लोग करेंगे, हाँ, ये वाला डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, इसलिए मैं इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी कुछ देर में इसको करेंगे। पहले यहाँ पर देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब इसको जरूरी नहीं है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है तो उसको कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत है, उसको किसी को टच करने की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। देखो अभी मेरे को पता है मैं अर्थ से टच हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये मार्कर अर्थ से टच नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पंखा ऊपर लटका रहता है तो पंखा ऊपर लटका रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको बांध के रखा है, समझ रहे हो। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इस फोर्स को लगाने के लिए हम लोग को कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, टच करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आप लोगों ने, चुंबक का वो खेल खेला होगा, ऐसे चुंबक लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये भी आगे जाता है, चुंबक ऐसे आगे, चुंबक ऐसे आगे जाता रहता है ना, ठीक है। हम लोग पीछे से ऐसा चुंबक उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जो आगे वाला चुंबक रहता है वो आगे जाता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट वाले फोर्स कौन कौन से हैं, आप लोगों ने फ्रिक्शन सुना होगा। फ्रिक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। और कौन सा, मस्कुलर फोर्स, जो हम लोग अपने हाथों से लगाते हैं। अरे भाई अगर इसको मेरे को उठाना है तो अपने हाथों से उठाऊंगा कि ऐसे ही उठ जाएगा, तो मैंने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, लगाया, ठीक है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा सिर्फ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों आगे जाकर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ोगे जो कि चार्जेस के बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है आगे जाकर 11th-12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो रिपेल भी हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है। तो ये रिपेल वाला नेचर भी है इसका और अट्रैक्टिव नेचर भी है इसका, ठीक है। रिपल्सिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। हमेशा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो आप लोग को पता रहेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब ये गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण, तो आकर्षण मतलब खींचना ना, अट्रैक्टिव इन नेचर। अब वो खींचेगा कैसे, सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंटर टू सेंटर, उसको भी देखेंगे अभी कुछ देर में, रुक जाओ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि वो फॉलो करेगा इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। ये कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, यहाँ पर कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि ये कि वो उनका जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए तो फोर्स कम होना चाहिए। कहाँ लगता है, चार्जेस पे लगता है, चार्जेस पे वही लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने बात की। मास पर ही तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर ही तो लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक की वजह से लगता है, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा, ये पूरा जो मैंने लिखा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो वो होता है लॉ ऑफ, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, भी इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है, वो भी देख लेते हैं, उससे आपको ये जो पूरा लिखा है ना, ये जो पूरा वो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है। जो m1 है, अब देखो दो ऑब्जेक्ट है,
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मुझे पता है मेरे और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मेरे और इस मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, मेरे और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, मेरे और इस मार्कर के बीच में भी लग रहा है। तो सेम ऐसे ही यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको अर्थ तो अपनी ओर खींच ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ फिर ऐसे खींच क्यों नहीं जाते। मतलब जैसे मान लो कि मैं इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा तो ये अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ये दोनों तो उधर ही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मास कम है। क्या कम है? इनका मास कम है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अट्रैक्ट कर लेती है। अभी वो देखेंगे कैसा मास क्या कम है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा है कि हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये m1 है और उसका प्रोडक्ट m1 और m2 का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो m1 m2 ऐसे लिख दूंगा तो चलेगा ना, m1 m2 उनका प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट, ठीक है। और किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स है वो दोनों मास के, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि दोनों का मास बढ़ते जाएगा तो उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ते जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये जो m1 है वो m2 को खींच रहे हैं, m1 m2 को खींच रहे हैं, तो देखो उसका डायरेक्शन फोर्स वो इस साइड ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जो m1 है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और जो m2 है वो इस m1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये f में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये f में यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा f है, कौन लगा रहा है, ये m2 ऑब्जेक्ट लगा रहा है, और ये f कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ये f ये m1 ऑब्जेक्ट लगा रहा है। देखो नीला तो नीला, लाल तो लाल, मतलब ये इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये, और इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये। सिंपल सी बात है ना। अच्छा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना ज्यादा इनका मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, यहां पर एक 2 kg है, 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 दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूं 1 मीटर है, और एक यहां पर 4 kg है और एक यहां पर 4 kg है, ठीक है। 4 kg है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ही है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा या इन दोनों ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो बिना डाउट के बोलना इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। देखो मैंने डिस्टेंस सेम रखा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। अच्छा ये मास हम लोग लेंगे कहां से, तो देखो ये मास जो हम लोग को लेना है वो सेंटर से लेना है। ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंटर टू सेंटर लग रहा है। अरे भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स ही, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो अभी हम लोग कुछ देर में निकालेंगे, डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो डायरेक्शन हमेशा सेंटर टू सेंटर रहेगा, सेंटर से लगेगा ये फोर्स, सेंटर से, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल होगा, यहां पर एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, वो मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग को हमेशा कहां से लेना है, हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेना है, ठीक है। अगर ये मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, इन दोनों के बीच का मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो मैं इनका सबसे पहले मास लूंगा। वो मास कहां से लूंगा, इनके सेंटर से लूंगा। सेंटर से मतलब यहां से नहीं लूंगा, सेंटर से मतलब इनके सेंटर से लूंगा, सेंटर से, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एक बात और, अभी उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते हैं, वो डिस्टेंस हम लोग सेंटर टू सेंटर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया सेंटर टू सेंटर लगता है ये फोर्स। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो मैं आर से रिप्रेजेंट करके चलता हूं, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करके चलता हूं। डी से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी से करो आर से करो दोनों सही है, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर पहले लिखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ, यही है इनको इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। यहां पर सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। देखो डिस्टेंस का स्क्वायर है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। 2 मिनट जरा आप इसको देखिए, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग को 2 इक्वेशन मिलती है। अच्छा, ये डिस्टेंस का आप लोग को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर 2 kg का मास है और यहाँ पर 2 kg का मास है, ठीक है। यहाँ पर 2 kg का मास है, यहाँ पर 2 kg का मास है। यहाँ पर डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पर डिस्टेंस 2 मीटर है। मैंने पूछा इन दोनों में से, इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा या इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो आपका आंसर बिना रुके होना चाहिए कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, मास दोनों का सेम है। तो मास दोनों का सेम है तो मास के हिसाब से तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहने वाला है। अब किस पे डिपेंड करेगा? अब डिस्टेंस पे। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, अब डिस्टेंस अगर कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये क्वांटिटी बढ़ने वाली है तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी घटेगी तो ये क्वांटिटी भी घटेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? ये क्वांटिटी अगर घटेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम हो जाएगा। बस इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। ये समझ गया होगा। चलो अभी इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। मैं मल्टीप्लाइंग नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या हो जाता है वो अभी देखो बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर इनको कंबाइन कर रहा हूँ। जो एफ एफ कंबाइन करने का मतलब होता है जो कॉमन है, जो सेम है उसको एक बार लिखो, ठीक है। तो देखो एफ एफ सेम है और इसको लिख लो, मतलब m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मैंने कंबाइन किया है। कंबाइन करने का मतलब समझते हो कि जो सेम रहेगा उसको मैं एक बार लिखूंगा। और अगर मैं बोलता मल्टीप्लाइंग तो f इंटू एफ स्क्वायर हो जाता, f स्क्वायर हो जाता, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब देखो जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट हम लोग को रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट हम लोग को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो f इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया गया तो यहाँ पर एक अजीब सा ही कांस्टेंट आया जो है g, ये m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये है आपका एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये g क्या है भैया? तो देखो ये जो g है ना ये प्रोपोर्शनल है। g आप लोग, g मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। g क्या है? g है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल क्यों बोला? तो देखो जी आप लोग कहीं पर भी चले जाओ सेम रहेगा। अगर आप लोग अर्थ पे हो तो भी जी का वैल्यू उतना ही है, अगर आप लोग मार्स पे चले जाओगे तो भी जी का वैल्यू इतना ही है, मून पे चले जाओगे तो भी जी का वैल्यू हर जगह आपको एक ही मिलेगा। और वो वैल्यू कितना है? तो वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻11। फिर उसका यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया अभी कुछ देर में बता देता हूँ, ठीक है। ये यूनिट कैसे आया, कभी एग्जाम में भूल जाओ तो क्या करेंगे, तो ये यूनिट बता देता हूँ। यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है। 1 मार्क्स में आ सकता है कि जी का वैल्यू क्या है, जी का यूनिट क्या है, जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि हर जगह सेम रहता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों को
दो ऑब्जेक्ट दे दूं, उन दोनों का मास दे दूं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो दे दूं, तो उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो क्या निकाल लोगे? हाँ निकाल लोगे। कहाँ से? इस फॉर्मूले से। m1 रखो, m2 रखो, r² रख दो। आप लोग को g का वैल्यू तो पता है ही, वो फिक्स है, g का वैल्यू फिक्स है, तो आप लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब ये j का ये यूनिट कहाँ से आया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखो यूनिट ऑफ जी, ये जो यूनिट निकालने का सिलसिला है ना, ये आप लोग को 11 से बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 11th में पहला चैप्टर में हम लोग को यही करना रहता है। कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, आप लोग को बोला रहता है ये कांस्टेंट है, इसका यूनिट निकालो। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को 11th में ऐसा लगेगा कि वाह क्या पढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, हम लोग को किसका यूनिट चाहिए? हम लोग को जी का यूनिट चाहिए। तो हम लोगों को जिसका यूनिट चाहिए उसको एक तरफ रखो, और बाकी उसके अलावा जितने टर्म बचे हैं उस फॉर्मूले, उन सारे तरफ को एक साइड कर दो। मतलब देखो, हम लोग को चाहिए किसका यूनिट? हम लोग को चाहिए जी का यूनिट। तो जी को इक्वल टू के एक साइड रखो, और बाकी उसके अलावा जी के अलावा जितने टर्म बचे हैं उनको इक्वल टू के दूसरे साइड कर दो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं जी को लेता हूं तो जी यहाँ पर देखो, जी इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, मतलब इक्वल टू ऐसा पूरा कचरा हुआ पड़ा है, तो उसको थोड़ा साफ करो। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब देखो, मैं जी को इधर ही रखता हूँ, मैं जी को इधर ही रखता हूँ, तो मैंने जी को इधर ही रखा, और इस r² को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी m1 m2 और यहाँ पर f r²। बोलो मजा आया? देखो f ये इधर r², ये m1 m2 उधर ही है। ठीक है, अब देखो m1 m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस इक्वल टू का इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या? f r² अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू g। अब मुझे बताओ, देखो अभी हम लोग को जो करना था वो हो गया, जिसका यूनिट निकालना है उसको इक्वल टू के एक साइड रखो, और बाकी उसके अलावा जितने टर्म बचे हैं उनको इक्वल टू के दूसरे साइड रखो। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करो, अब इक्वल टू के दूसरे साइड जितने टर्म है उन सारे का यूनिट लिख दो। फोर्स का यूनिट, एक मिनट, फोर्स का यूनिट न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस मीटर में, और यहां पर r² यानी कि मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m1 kg इंटू m2 यानी कि इंटू kg, तो kg इंटू kg, 2 kg मत बोलना, अरे भाई kg इंटू kg, इसको 2 kg मत बोलो, क्योंकि ये kg² होगा ना, kg² होगा। जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई और उनका जो बेस है वो सेम है, तो उनकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई नहीं होती, ऐड होती है। ठीक है, तो kg² यानी कि ये क्या आएगा? kg², सो इज इक्वल टू जी। तो देखो जी का यूनिट हम लोग को मिल गया, जी का यूनिट आ गया, इसको बादल में बिठा के उड़ा दो। जी का यूनिट आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बताओ जी की यूनिट कितनी है? जी का जो वैल्यू है वो कितना है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। जी का वैल्यू, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। इतना मत छोड़ना, अभी हम लोग को यूनिट निकालने आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अच्छा, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस 6.67 को सिर्फ 6.7 ले लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा, हल्का सा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, एक इतना विद्दी सा क्वेश्चन जिसको आप लोग बिना कॉपी पेन के ओरली भी कर सकते हो, गारंटेड ओरली भी कर सकते हो, उसको सही बोल रहा हूँ। देखो, 2 masses of 1 kg, 2 masses of 1 kg, दो ऑब्जेक्ट है इधर ये रहे, जिनका मास कितना है? 1 kg, 1 kg, each are separated by a distance of 1 meter। इनका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दिया है। कहाँ से? सेंटर से, सेंटर टू सेंटर 1 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। सो हम लोग को पहले गिवन लिखा करो, साइंस के क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। m1 दिया है 1 kg, m2 दिया है 1 kg, जो r है, जो डिस्टेंस है वो दिया है 1 मीटर, जो g है वो तो हम लोग को पता ही है 6.67 होता है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 6.7 ले सकते हैं, इंटू 10⁻11 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। निकालना क्या है? f, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे निकालेंगे?
इसको F इज इक्वल टू M1, सिर्फ M1 मत लिखो, जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, जी का वैल्यू 6.67 रखो या तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 फोकस, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। मुझे बताओ 1 को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसको फ़र्क पड़ेगा, 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि फोर्स कितना आया, फोर्स आया 6.7 इंटू 10⁻11, 10⁻11 क्या फोर्स आया है ना। अरे तो फोर्स का यूनिट तो लिखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स तो इस 1 kg और 1 kg के बीच में भी लग रहा है, तो ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मास कम है। देखो अगर हम लोग को 1/10 रहता है तो इसका आंसर 0.1 आता है, अगर 1/100 रहता है तो 0.01 आता है, अगर 1/1000 रहेगा तो 0.001 आएगा, 0.001 आएगा। तो यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11। अब इस -11 को अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे पता है क्या होगा, इस -11 को अगर पॉजिटिव करना है तो 6.7 इंटू अपॉन में ले जाएंगे उसको, अपॉन में, तो ये 10⁻11 हो जाएगा। अब 10⁻11 देखो जब हम लोग 10⁻1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 10⁻1 है ना, ये 10⁻2, ये 10⁻3, तो 10⁻3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.00 चले जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 6.7 को तो ये 0.00000000 ऐसे 11 जीरो आएंगे, उसके बाद ये 67 आएगा, समझ रहे हो। तो इतना छोटा वैल्यू क्या कर लेगा बताओ, कुछ नहीं कर ले पाएगा। अभी आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, मास बहुत कम है, ठीक है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मास बहुत ज़्यादा होता, अट्रैक्ट करना है अपने फ्रेंड को तो मास बढ़ाओ। कितना मास बढ़ाओगे, इतना, इससे ज़्यादा कर लो मास, 6 इंटू 10⁻24 kg, अर्थ के मास से ज़्यादा कर लो, अर्थ के मास से अपना मास ज़्यादा कर लोगे, 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब ये कितना है पता है, ये कितना है, 6 के आगे 24 जीरो लगाओ, 6 के आगे 24 जीरो लगाओ, इतना मास कर लो अपना, इतना मास कर लो, फिर जो अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे तब सब लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ये मार्कर चिपक जाएगा ऐसे, ये जो दूसरा मार्कर है ऐसे आके चिपक जाएगा। कब, जब हम लोग का मास इतना हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है भाई, कितना भी खाओगे इतना नहीं कर पाओगे। ये कितना है, अरे अभी दिया ना, 6 के आगे 24 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना सारा मास है भाई, केजी। इतना मास कभी कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो ये भूल जाओ कि आप इतना मास कर पाओगे और आप किसी इस मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, ये छोड़ोगे तो आपकी ओर आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, देखो इतना ज़्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है, मतलब मैंने इसको उठा के नहीं देखा है, इसमें देखो वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी दी है, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। कितना दिक्कत आएगी वो भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, जितना हम लोग कभी नहीं कर सकते, इसका मतलब हम ये मार्कर हम अपनी तरफ कभी अटैक नहीं होगा। एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है। तो देखो सबसे पहले दिक्कत ये है कि ये m1 लिख लेते हैं। m1 कहाँ है, अर्थ अपना 6 इंटू 10⁻24 kg। m2 कहाँ है अपना 7.4 इंटू 10⁻22 kg। r कहाँ है अपना 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस तो मीटर में रहता है, ये किलोमीटर में गलती से आ गया, तो इसको मीटर में करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो देखो 3.84, ठीक है, इंटू
3.84 इंटू ये 10⁵ इंटू 10⁵3 कितना हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर है वो ऐड होती है। क्या होती है, देखो 10 है तो जो उनकी पावर है वो ऐड होती है, तो देखो ऐड कर दिया, ठीक है। ये मीटर। जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, अभी निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का निकालो, F = G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। G कितना है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। m2 कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84 इंटू 10⁻8 और उसका क्या है, उसका स्क्वायर है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन चलो एक देखो, जितने भी 10 की पावर में रहती है ना उन सबको एक तरफ कर लिया करो और बाकी जो बचा खुचा रहता है उसको एक तरफ कर लिया करो। तो देखो हम लोग 6.7 यहाँ से बचेगा इंटू 6 यहाँ से बचेगा इंटू 7.4 वहाँ से बचेगा अपॉन 3.84 उसका स्क्वायर है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3.84 इंटू 3.84 और जो पावर में बची रहती है उन सबको एक साइड 10⁻7 बचा, 10⁻7 एक मिनट सॉरी, ये 10⁻11 है ना, 6.7 इंटू 10⁻11। आप लोग भी बताते नहीं हो भैया, बता तो रहे थे, आप तक आवाज़ ही नहीं है। अच्छा ऐसा, चलो कोई बात नहीं, 11 ठीक है, इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 अपॉन इंटू, अब देखो 10⁻8 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10⁻16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। अब देखो ये पावर वाला अलग सॉल्व कर लो और ये वाला अलग सॉल्व कर लो। अब इस वाले को अगर मैं अभी करने बैठूंगा तो कम से कम 4 से 5 मिनट तो यहीं पर चले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वाले का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग करके भेज देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। इस वाले का सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको करके ज़रूर भेजना, इसको ऐसे करने का थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये 10⁻24 इंटू 10⁻24 ये पूरा ऐड हो जाएगा, ये 10⁻16 है, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻16 मतलब ओवरऑल पता है कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा। देखो थोड़े यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो 10⁻- वो ऊपर जाएगा ना, 16 ऊपर जाएगा, तो 16 में वो जो 11 है वो ऐड हो जाएगा, तो 16 में जब 11 ऐड होगा तो बचेगा कितना, 16 में जब 11 ऐड होगा तो कितना, -16 -26 -27 आएगा इंटू ये कितना होगा 10⁻24 और 22 प्लस हो जाएगा, तो 24 और 20 ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 2 4, ठीक है। अब इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर इंटू में लिख दो माइनस करके, कितना आएगा, कुछ हाफ वाफ आएगा, इसका हाफ करो, 2 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलो चलेगा, आप लोग इसको करके लिख लोगे ना, अरे भाई ऐसे करके लिख लो, एक मिनट में कर देता हूँ। ये 27 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 16, अब 16 में से 7 गया, 16 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बचा, और यहाँ पर ये 3 में से 2 गया 1, तो 10⁻19, तो 10⁻19। अभी देखो ये जो 10⁻19 आ रहा है पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर भी जो आएगा वैल्यू, तो देखो यहाँ पर 10⁻2 जो अपॉन में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इतना आसान क्वेश्चन जिसको आप ओरली तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें क्या करना है कैसे करना है वो ज़रूर समझ जाओगे, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में देखा जाए तो वही इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइम के जो ग्रेट फिजिसिस्ट हैं वॉल्टर लुईन सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वॉल्टर लुईन सर, उन्होंने कहा था कि फिजिक्स इज़ नॉट अबाउट इक्वेशंस, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मतलब इक्वेशन वाला जो पार्ट आ जाता है ना वो मैथ्स का पार्ट हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिजिक्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मास कम है, ये क्या है, ये फिजिक्स है। अब कितना मास कम है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो मैथ्स है, ठीक है, जुड़ा हुआ ये।
देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर एक गोलू मोलू है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, इसका मास 1 kg है ऑन इट्स सरफेस। तो इसके बीच, इस ऑब्जेक्ट के बीच और इस अर्थ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो यहाँ पर देखो, दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? अरे पहला ऑब्जेक्ट तो ये खुद, इसको ले लो, अर्थ को ले लो, पहला ऑब्जेक्ट तो अर्थ ही है, अर्थ ही तो खींच रहा है इस बालक को, अर्थ ही तो खींच रहा है, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट m1 इसको ले लो, अर्थ को, और इस छोटे को m2 ले लो, बस m1 मिल गया, m2 मिल गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो इसका सेंटर मान लो ये है और इसका सेंटर कौन सा है? इसका सेंटर ये है, तो इसको ज्वाइन कर दो। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये कुछ क्या रेडियस ऑफ अर्थ की तरह नहीं लग रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ की तरह ही है, तो रेडियस ऑफ अर्थ ही है इनके बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले गिवन लिखो, m1 कितना दिया है? 1, नहीं m1 किसको माने? m1 तो इसको माने है ना, अर्थ को। तो अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻²4, कभी नहीं भूलेंगे अर्थ का मास। m2 का मास कितना है? 1 kg। अच्छा, ओके, m1 m2 मिल गया। r डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना? 6.4 × 10⁻6 मीटर। g 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और निकालना क्या है? f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। निकाल लो f, फॉर्मूला लगाओ, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर 6.7 × 10⁻11 इंटू m कितना है? 1 kg इंटू m तो अर्थ है ना, अर्थ, और अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg। वही मैं सोचा अर्थ 1 kg का कब से हो गया, ठीक है। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 1 kg है, अपॉन r स्क्वायर, r 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको कर लो, मैंने बोला था जो 10 के पावर है उनको सबको एक साइड और जो बाकी बचा उनको एक साइड। तो 6.7 बचा इंटू 6 बचा, अपॉन 6.4 इंटू 6.4 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू, अब जो 10 के पावर वाले बचे उन सबको एक साइड, 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन ये 10⁻6 उसका स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो इधर लिख दो, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स तो न्यूटन में ही आता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये अप्रोक्स इसको काट दो, अरे अप्रोक्स उसको काट दो, अप्रोक्स काट सकते हैं ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्स चलता है। अभी ये देखो 6/6.4 बचा, तो ये कितना 60 अपॉन, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा ना, 64। अब इसको काट लो, ये कितना 30, ये कितना 3, 2, ये कितना 15, ये कितना 16 आएगा, 16। तो 15/16 ये अगर यहाँ पर 16 होता तो 1 आता, लेकिन यहाँ पर 15 है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो हम लोग 0.9 मानकर चलते हैं, 0.9 मान लो, 0.9 आंसर आएगा। और इंटू यहाँ पर कितना आएगा? तो देखो जब ये 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻−12 हो जाएगा। अब 10⁻24 माइनस 10⁻12, 10⁻12 बचेगा। अब 10⁻12 यहाँ पर माइनस 10⁻−11, तो यहाँ पर सिर्फ 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर एफ अप्रोक्स कितना आ जाएगा? ये इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 9 न्यूटन अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 9 न्यूटन आ जाएगा। अप्रोक्स बता रहा हूँ, एक बार आप भी इसको सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। ये हम लोगों ने एक और क्वेश्चन कर लिया, आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। चलिए अभी थोड़ा सा आसपास से ग्रेविटेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डेली लाइफ यूज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ क्या यूज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स का? बहुत सारे यूज़ है भैया। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस टाइम पे नहीं होता तो हम आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहे होते, हम आपको उड़ते उड़ते पढ़ाते, लाइक बर्ड्स। सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। मतलब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए मैं आपको ज़मीन पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मैं आप लोग को ऐसे हवा में उड़ते उड़ते पढ़ाता, हवा में उड़ते उड़ते, ठीक है। अच्छा और देखो, अच्छा एक क्वेश्चन है,
देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। हाँ, समझने का ट्राई करना। देखो ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा है तो ये नीचे जाएगा, बरोबर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये बोर्ड है, इसको इस टाइम पे मैंने यहाँ से बांध के रखा है, इसलिए नीचे नहीं जा रहे हैं, बरोबर, बरोबर ना। लेकिन ये देखो, ये डेली लाइफ यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो मैंने मार्कर से लिखा है, ये जो इंक है, क्या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींच रहा? इसको भी तो खींच रहा है ना। तो ये जो इंक है ये नीचे क्यों नहीं जा रही? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? इसको मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा है, नीचे चले जाएगा। इस बोर्ड को मैंने लटका के रखा है, इसलिए नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जैसे मैं इसको भी छोड़ दूंगा ये भी नीचे चली जाएगा। हर वो चीज़ जिसको मैं ऊपर से छोड़ूंगा नीचे जाएगी। तो ये इंक भी तो है, इसके पास भी तो कुछ ना कुछ तो मास है भाई, कुछ तो है, कुछ तो मास है, तभी तो दिख रहा है। तो कुछ तो मास है, तो ये इंक नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? सोचो, इंक नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो देखो इंक नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो देखो इस बोर्ड के बीच और इस मार्कर के बीच, देखो ये क्या हो रहा है, मैं रगड़ रहा हूँ ना, फ्रिक्शन हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना यहाँ पर, इस मार्कर के बीच का और इस बोर्ड के बीच का, ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना, इसका जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहे हैं। इसका एक और वो एडेसिव कोहेसिव फोर्स होता है, वो भी होता है, वही इसमें एक्चुअल है, लेकिन इस टाइम पे आप लोग फ्रिक्शन फोर्स समझ के रखो, ठीक है। एडेसिव कोहेसिव 12th में पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये ये जो इंक से मैंने लिखा ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ऐसा साइंस ने बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। नेचर में 4 फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उस सब में से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक है, लेकिन यूजफुल है। यूजफुल कैसे है? देखो अब मैं इस मार्कर को यहाँ से ऊपर से ऐसे छोड़ूंगा तो ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो बोलो ग्रेविटेशन फोर्स का यूज है या नहीं है? है। ग्रेविटेशन फोर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स का यूज टाइड्स में होता है, ज्वार भाटे आते रहते हैं ना समुद्र के किनारे, लहरें ऊपर नीचे, इन सब में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रोल है। वो कैसे है, क्यों है, वो आगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ लेना, अभी सिर्फ समझ करो, एग्जांपल ध्यान रखो कि यहाँ है, ठीक है। अभी मैंने किसी भी चीज़ को ऐसे थ्रो किया तो वो ऐसे जाता है ना, मैंने इसको थ्रो किया ऐसे, ये जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सीधे ही चले जाता, लेकिन ये कैसे जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है तो ये ऐसे मुड़ जा रहा है। यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़। और कहाँ है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़? तो आसपास आपको जो भी दिख रहा है ना, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग के कुछ डेली लाइफ यूज़ हो चुके हैं कि टाइड्स में होता है, यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद जो हम लोग का दिन रात होता है, जो सन जो है, सन के अराउंड सारे चक्कर मार रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। कभी सोचा है अर्थ के चारों तरफ सन चक्कर क्यों नहीं मारता? वो इसलिए नहीं मारता क्योंकि सन का मास ज़्यादा है, अर्थ का मास कम है, इसलिए सन के चारों तरफ सब लोग चक्कर मारते हैं। अगर अर्थ का मास सन के मास से बहुत ज़्यादा होता, तो सारे जो प्लैनेट्स वो अर्थ के चक्कर मारते हैं, लेकिन सन का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए सब लोग सन के चक्कर मारते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मास जितना ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम, ठीक है। चलो आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको एक चीज़ नहीं पता चल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन पिछले जो मैंने लेक्चर्स लिए उनमें ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये ट्रिक ध्यान रखना, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। देखो अभी आसान क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। देखो, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? देखो दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्टार्टिंग में कुछ तो डिस्टेंस पर थे, अब मैंने उनके जो डिस्टेंस है उसको, स्टार्टिंग जो डिस्टेंस था उससे हाफ कर दिया, तो उनका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब वो स्टार्टिंग में थे, जब तक मैंने उनको जो डिस्टेंस उनका हाफ नहीं किया था, तब तक क्या इफेक्ट हो रहा था। तो देखो डिस्टेंस m1 m2 डिस्टेंस r, तो फोर्स लग रहा था G
m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये केस 1 है। केस 2 में हम लोगों ने क्या किया, केस 2 में हम लोगों ने किया कि जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दिया, तो m1 इधर ले लिया और m2 इधर ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, r अपॉन 2 हो गया। देखो ना उधर लिखा है ना, देम इज रिड्यूस टू हाफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। स्टार्टिंग का जो डिस्टेंस था उससे हाफ कर दिया। स्टार्टिंग का डिस्टेंस r था, अभी हम लोगों ने r अपॉन 2 कर दिया, हाफ करने का मतलब अपॉन 2। ठीक है, अब इस फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे बताओ। F इज इक्वल टू, अब देखो सेम फोर्स तो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस चेंज हुआ है तो फोर्स भी चेंज होगा। तो मैं इसको F लिख रहा हूँ तो मैं इसको F डैश लिख देता हूँ। ठीक है, F डैश। ठीक है, अब G तो G ही है, M1 तो M1 ही है, M2 तो M2 ही है। R क्या है, तो देखो R अपॉन 2 हो चुका है, R अपॉन 2, और R अपॉन 2 का क्या है, स्क्वायर ना, R अपॉन 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, F डैश इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 2 का स्क्वायर कितना, 4। अच्छा 4, तो अब देखो ये 4 ऊपर जाएगा ना, ये 4 ऊपर जाएगा, तो F डैश कितना हो जाएगा, F डैश हो जाएगा 4 G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो ये F कितना आया, F है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, F डैश कितना है 4 G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे बताओ ये जो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, क्या मैं इसको मैं F लिख सकता हूँ, देखो ना F लिख सकता हूँ ना, तो F डैश कितना आएगा, F डैश कितना आएगा 4 तो 4 ही रहेगा, 4 को थोड़ी कुछ चेंज किया है, और इसके जगह पे मैं F लिख सकता हूँ, तो F लिख दिया। तो जो F है जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को उनका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इनिशियल डिस्टेंस से हाफ कर देंगे, तो फोर्स देखो, फोर्स कितना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है, फोर्स 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना, समझ रहे हो, 4 गुना बढ़ जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में अगर मान लो इनके ऊपर फोर्स 10 लग रहा था, तो डिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे तो 4 गुना यानी कि 40 न्यूटन लगेगा, 40 न्यूटन। समझ आ रहा है, देखो 4 गुना बढ़ जा रहा है, इनिशियल का 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 देखो 4 है ना, 4 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ गया होगा। अच्छा अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ नहीं, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, रिड्यूस टू हाफ नहीं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया है। अब डिस्टेंस r नहीं है, यहाँ पर r अपॉन 2 हो गया था, लेकिन अब क्या, अब r नहीं है, अब 2r हो गया है, 2r। अब ये 2r को लेकर आप लोग को यहाँ पर करना है कि डिस्टेंस हम लोगों ने डबल कर दिया है, दुगुना कर दिया है, बढ़ा दिया है, r नहीं, अब r से और इतना दूर ले लिया है। तो ये वाला जो है वो आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना, इसमें करने में कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशन का जो बेसिक था वो हम लोगों ने आज समझा है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो पढ़ेंगे, और इसमें मेरे को अभी 10th वालों के लिए केपलर्स लॉ था वो थोड़ा कवर करवाना था, लेकिन अभी क्या है टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं केपलर्स लॉ कवर कर दूंगा, और जो 9th वाले हैं वो भी उस केपलर्स लॉ को पढ़ लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th 12th में भी आपको वही केपलर लॉ पढ़ना है, 11th 12th में भी वही पढ़ना है, तो एक बार पहले से पढ़ के रखोगे तो आगे का थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेना, 9th वाले भी। हाँ 10th वाले के लिए मैं वो पढ़ाऊंगा, लेकिन 9 10 दोनों पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अभी अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे मैं केपलर्स लॉ अपलोड करूँगा तो कोई नई चीज़ अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को आ जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ ही पढ़ते रहना। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।